हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग 2.13 टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 का है और यूनिट 1 का है, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। इससे पहले हम लोग दो समांतर प्लेट कहिए या दो समांतर पट्टिकाओं के बीच दो समांतर प्लेट से मिलकर जो हमारा सिस्टम बनता है उसको हम लोग कहते हैं संधारित्र। तो दो समांतर प्लेट के बीच जो धारिता का मान है या फिर कहिए दो समांतर पट्टिकाओं के बीच धारिता का मान है, इसका मान हम लोग पहले से निकाले हुए हैं। धारिता यानी कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आया था हमारा C = A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा में D। उम्मीद है कि आपको ये ध्यान में होगा कि हमारे पास दोनों पट्टिकाओं का क्षेत्रफल A था, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल A था और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D था कि दोनों और एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की स्वतंत्र विद्युतशीलता। इस फार्मूला को हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट, दो समांतर प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच एक परावैद्युत को अगर हम लोग रखेंगे तो इसके बाद हमारा धारिता का जो मान आएगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब धारिता का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो समांतर प्लेट ले लेते हैं। प्लेट को आप चाहे तो ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं या नहीं तो सीधा लाइन भी ले लीजिएगा, फिर भी कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो समांतर प्लेट ले लेते हैं, ठीक, और दोनों प्लेट के बीच हम लोग एक परावैद्युत पदार्थ को डाल देते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होता है ये आप पहले से जान रहे हैं कि वैसा इंसुलेटर, वैसा कुचालक, किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का हो सकता है, वैसा कुचालक जिस पे आवेश उपस्थित हो सकता है। मतलब है ये कुचालक, मतलब ये क्या है, कुचालक है, मतलब इस पर आवेश उपस्थित नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा कुचालक जिस पर आवेश उपस्थित हो सकता है वैसे कुचालक को हम लोग कहेंगे परावैद्युत। यह परिभाषा आप पहले से जानते हैं। हम लोग क्या किए हैं, दो समांतर प्लेट कहिए या पट्टिका ले लिए हैं, दोनों का क्षेत्रफल सेम है A और दोनों प्लेट के बीच में हम लोग एक परावैद्युत ले लिए हैं। ठीक, आप पहले से जान रहे हैं कि एक प्लेट पर हमारा धन आवेश होता है, दूसरा प्लेट पर ऋण आवेश होता है। आप चाहे तो सिर्फ प्लेट पर भी आवेश को दिखा सकते हैं, हम नीचे और प्लेट पर दोनों जगह दिखा दिए हैं। अब जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हैं। और जो हमारा परावैद्युत है, अब इस परावैद्युत के ऊपर जो हमारा धन आवेश है इसके कारण ऋण आवेश आकर्षित होकर इधर दिखेगा और इस ऋण आवेश की तरफ हमारा धन आवेश आकर्षण बल के कारण दिखेगा। ठीक, अब इन सारी बातों को, अच्छा, अब दोनों प्लेट के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा वाला d, की दोनों प्लेट के बीच का दूरी है छोटा वाला d। और जो हम लोग यहाँ पर परावैद्युत ले रहे हैं, इस परावैद्युत का मोटाई है t, मतलब परावैद्युत के दोनों छोर के बीच का दूरी है t। इन सारी बातों को जो हम लोग समझे हैं इसको आप अपने भाषा में बात बनाकर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, माना कि दो समांतर पट्टिकाओं, पट्टिका लिखिए चाहे प्लेट लिखिए एक ही बात है। माना कि दो समांतर पट्टिकाओं का क्षेत्रफल A है, दो समांतर प्लेट है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, A है, एवं दोनों प्लेट एक दूसरे से D दूरी पर और दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है, D है। अब दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत को रखते हैं। दोनों प्लेट के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परावैद्युत को रख रहे हैं जिसकी मोटाई T है। इस परावैद्युत का जो मोटाई है इसको हम लोग T मान लिए हैं। ठीक, फिर दोनों प्लेट को हम लोग जैसे ही एक बैटरी से जोड़ेंगे, और हम लोग मान लेते हैं कि दोनों प्लेट को हम लोग एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। आप चाहे तो बैटरी को दिखा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दिखा सकते हैं। दोनों प्लेट को हम लोग जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं, आप पिछले क्लासेस में आप पढ़े हैं कि बैटरी में जो लंबा वाला टर्मिनल रहता है, जो लंबा वाला खुट्टी रहता है इसको धन आवेश बोलते हैं, जो छोटा वाला रहता है इसको ऋण आवेश बोलते हैं। तो जैसे ही आप बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो धन आवेश यहाँ पर है ये धन आवेश इधर मान लेते हैं और जो ऋण आवेश यहाँ पर है ये ऋण आवेश इधर मान लेते हैं, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाता है। तो दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वही बात हम लोग लिखे हैं कि जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर दोनों प्लेट के बीच, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग फिर लिख लिए हैं कि
जैसे ही दोनों बैटरी को जोड़ते हैं दोनों प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोनों प्लेट के बीच खाली जगह D-T में वैद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। अब जो E जो हम लोग रखे हैं यहाँ पर पारा वैद्युत, इसके बाद यहाँ पर कुछ खाली जगह है, यहाँ पर भी कुछ खाली जगह है। तो ये खाली जगह का मोटाई कितना होगा आप समझिए। मान लीजिए कि टोटल मोटाई यहाँ से यहाँ तक D है और यहाँ तक T है, तो खाली जगह कितना बचेगा, D या -T बचेगा। मान लीजिए टोटल 5 सेंटीमीटर है, अब बीच में 3 सेंटीमीटर में ये रखा हुआ है, तो कितना बचेगा, 5 - 3 = 2 सेंटीमीटर बचेगा नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच खाली जगह D-T में वैद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र आप पहले से पढ़े हुए हैं कि दो समांतर प्लेट हो, एगो पर धन आवेश हो एगो पर ऋण आवेश हो, तो दोनों प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र रहेगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, σ/ε0। यह आप पहले से पढ़े हुए हैं। कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग में हम लोग इस चीज़ को पढ़े हुए थे कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग 4-5 को अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें एक अनुप्रयोग ये भी था कि एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जब 2 प्लेट होगा तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जब दोनों प्लेट पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना होगा, σ/ε0। ये आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि दोनों प्लेट का जो बीच का खाली जगह है वो D-T है और मान लेते हैं इसे वैद्युत क्षेत्र E है। जबकि ध्रुवन के कारण पारा वैद्युत वाले हिस्से में वैद्युत क्षेत्र का मान घटकर EM हो जाता है। अभी क्या है, जो हमारा ध्रुवन वाला हिस्सा है, जो मान लीजिए कि हमारा जो पारा वैद्युत वाला हिस्सा हम लोग ले रहे हैं, पारा वैद्युत में इधर ऋण आवेश है, जो धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित कर रहा होगा, और ये जो ऋण आवेश है इस धन आवेश को आकर्षित कर रहा होगा, जिसके कारण इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा वो प्रभाव क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा। और चूंकि ये एक मीडियम है, ये एक माध्यम है, तो मीडियम में हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं कि EM है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि जबकि ध्रुवन के कारण पारावैद्युत वाले हिस्से में वैद्युत क्षेत्र का मान घटकर EM हो जा रहा है, ठीक। मतलब इधर मतलब कि हम लोग मान लिए हैं कि खाली जगह जो है, इस खाली जगह में वैद्युत क्षेत्र का मान E है, और जबकि ये जो हमारा पारावैद्युत वाला जगह है इसमें वैद्युत क्षेत्र का मान EM है। एक माध्यम है, एक मीडियम है, इसलिए हम लोग EM लिख लिए हैं, और जो खाली जगह है इसमें बस E है, ठीक। अब हम जानते हैं पहले से, आप पहले से जान रहे हैं, धारिता कहिए या कैपेसिटेंस कहिए, धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर, C = होता है Q/V। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। यह फार्मूला आप पहले से जान रहे हैं। फिर पहले से एक और फार्मूला आप जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो तथा 9 में आधा 9 इधर वाला लाइन को मिटा देते हैं। मतलब जो हमारा सिग्मा है सतह आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। मतलब प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई क्षेत्रफल फैले आवेश को हम लोग कहते हैं सतह आवेश घनत्व। जो हमारा आवेश है प्रति इकाई, जो हमारा आवेश है वो सतह पर फैला हुआ रहेगा, ठीक। तो उसको हम लोग कहेंगे सतह आवेश वितरण, और इसको हम लोग परिभाषित करते हैं सतह आवेश घनत्व को कि प्रति इकाई आवेश पर प्रति इकाई क्षेत्रफल फैले आवेश को हम लोग कहते हैं सतह आवेश घनत्व। मतलब सतह आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा = Q/A। अब इस स्थिति में और हम लोग Q का मान लिखना चाहे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा × A। दोनों को इधर लाके हम तिरछा गुना करवा देंगे, मतलब Q बराबर हो जाएगा सिग्मा × A। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब जो समीकरण 1 हम लोग निकाले हैं इसमें Q के बदले अगर हम चाहें तो इस Q के बदले हम लोग सिग्मा × A का मान यहाँ पर रख सकते हैं Q के बदले। तो Q के बदले रखिएगा तो हमको क्या मिलेगा, इस Q के बदले रखने पर सिग्मा × A रख दिए तो सिग्मा × A या बटा V। इस Q का मान हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं तो हमको मिल गया सिग्मा × A बटा V। इसको मान लेते हैं समीकरण 3।
अब स्थिति को समझिए। अब जो ये हमारा फिगर है इसमें एक बार हमारा वैद्युत विभव इस खाली जगह के लिए हमको निकालना है और एक बार वैद्युत विभव का मान ये पारा वैद्युत के लिए हमको निकालना है। दोनों के लिए हमको वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो इस स्थिति में जो हमारा ये खाली जगह है मान लेते हैं कि इसका विभव V1 है और ये जो हमारा पारावैद्युत वाला भरा हुआ जगह है इसका मान लेते हैं विभव V2 है। वैसे आप उल्टा भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि इसका विभव V1 है और एक खाली वाले का जगह V2 है। आप दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि V1 पारावैद्युत के कारण विभव है। V1 को मान लिए हैं कि ये जो पारावैद्युत के कारण है विभव, इसके कारण विभव का मान को हम लोग V1 मान लिए हैं और ये जो खाली जगह है इसके कारण विभव को मान लिए हैं V2। अब चूंकि हमको कुल विभव चाहिए दोनों के बीच में, तो कुल विभव बराबर मान लेते हैं V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 और प्लस V2। दोनों विभव को हम लोग जोड़ देंगे खाली जगह वाले विभव को, और जो हमारा यहाँ पर पारावैद्युत वाला भरा हुआ वाला विभव है, इस दोनों विभव को हम लोग अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमको कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो V1 है हमारा पारावैद्युत के कारण विभव और V2 है हमारा खाली जगह के कारण विभव। अब प्लेट के बीच हमारा कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 और प्लस V2। इसको हम लोग 3 मान लिए थे इक्वेशन, इसको हम लोग 4 मान लेंगे। इक्वेशन आपका मन करे जैसे मान सकते हैं, ना मन करे नहीं भी मान सकते हैं। ठीक, अब आप लोग पहले से इस बात को जान रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव के बीच के संबंध से आप जानते हैं, पहले से आप जान रहे हैं पारा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध E बराबर होता है माइनस dV/dr। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें से माइनस को हटा सकते हैं। माइनस का साइन आप जानते हैं पूरे फिजिक्स में कि माइनस का चिन्ह सिर्फ दिशा बताता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, तो परिमाण लेने के लिए यहाँ से माइनस वाले चिन्ह को हम लोग हटा सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर है dV/dr, जहाँ पर dV है हमारा छोटा सा वैद्युत विभव और dr है हमारा छोटा सा दूरी। तो अगर हमारे पास बड़ा सा वैद्युत विभव हो तो हम लोग इसको dV के बदले हम लोग V मान सकते हैं और dr के बदले हम लोग दूरी को r मान सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बड़ा सा दूरी है और बड़ा सा विभव है, तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर V/r। अच्छा, अब हम लोग पहले मान लिए हैं, हम लोग V1 के लिए लिखना चाह रहे हैं पहले पारावैद्युत के कारण विभव, तो हम लोग लिख लिए हैं कि पारावैद्युत वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान है EM। हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र का मान घटकर EM हो जाता है। कहाँ पर, पारावैद्युत वाले हिस्से में वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग EM ले रहे हैं। तो पारावैद्युत वाले क्षेत्र में हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान ले रहे हैं EM, और यहाँ पर V1 ले लिया पारावैद्युत के कारण विभव, मतलब पारावैद्युत वाले क्षेत्र में विभव का मान है V1, और जो दूरी है पारावैद्युत का, वो दूरी कहाँ, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी है T। हम लोग फिगर में अभी देखे हैं कि पारावैद्युत के बीच का दूरी कितना है, T है ना। तो इस दूरी को हम लोग T ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा EM का मान हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो हमारा कहाँ पर है, पारावैद्युत में है EM बराबर हो जाएगा V1/T, जहाँ पर V1 हमारा क्या है, पारावैद्युत के अंदर विभव का मान, और T है हमारा पारावैद्युत का मोटाई। अब यहाँ से अगर हम लोग V1 का मान लिखना चाहें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, T गुना EM। T को हम लोग EM से गुना कर देंगे। ठीक, मतलब V1 बराबर हो जाएगा T गुना EM। तो इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, या V1 बराबर हो जाएगा EM गुना T। अब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं किसी माध्यम में 2 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर आपके पास 2 प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच कुछ माध्यम है, एक पर हमारा धन आवेश है, एक पर हमारा ऋण आवेश है, तो आप पहले से जान रहे हैं दोनों प्लेट के बीच अगर आपके पास 2 प्लेट हो और दोनों प्लेट पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो, तो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र E होता है, E बराबर होता है σ/ε0। यह पहले से आप जान रहे हैं। इसी चीज़ को हमको यहाँ पर किसी माध्यम के लिए लिखना है। तो माध्यम में क्या होगा, ε0 जो है मुक्त आकाश का स्वतंत्र विद्युतशीलता है। यहाँ पर हमको लेना होगा εr कहिए और चाहे K कहिए।
वो चीज़ हमको लेना पड़ेगा, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम का हमको परमिटिविटी लेना पड़ेगा। नहीं, मुक्त आकाश के बदले स्वतंत्र विद्युतशीलता के बदले हमको लेना पड़ेगा माध्यम का विद्युतशीलता। नहीं, वही है यहाँ पर, किसी माध्यम में दो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी माध्यम में दो प्लेट के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसको हम लोग EM लिखेंगे। तो EM बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के बदले हो जाएगा एप्सिलॉन M। क्यों? क्योंकि हम लोग माध्यम में ले रहे हैं इसलिए। ठीक, मतलब EM बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन M। अब हम लोग पहले से जानते हैं चैप्टर 1 से कि पारावैद्युतांक K बराबर होता है, पारावैद्युतांक कहिए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब होता है हिंदी सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन R से लिखते हैं। तो एप्सिलॉन R कहिए चाहे K कहिए, दोनों एक के बात होता है। तो हम पहले से जान रहे हैं कि पारावैद्युतांक K बराबर होता है एप्सिलॉन M बटा में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन M बटा में एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला आप चैप्टर 1 से जान रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको एप्सिलॉन M का मान लिखना हो तो एप्सिलॉन M बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जाके K में गुना हो जाएगा, मतलब K गुना एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन M बराबर अगर हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन M बराबर क्या हो जाएगा, EM बराबर जो यहाँ पर हम लोग देखे हैं फॉर्मूला, EM और एप्सिलॉन M में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना। एप्सिलॉन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और E हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर EM के मान में अगर हम लोग एप्सिलॉन M का मान लिखना चाहें तो EM बराबर क्या जान रहे हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन M। तो EM बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन M के बदले हमको लिखना है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो EM का मान हो जाएगा हमारा इतना, सिग्मा बट्टा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जो हम लोग V1 का मान लिखे हैं, इस V1 में हम लोग चाहे तो EM के मान को लिख सकते हैं। EM के मान को हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, EM का मान है K इंटू सिग्मा बट्टा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर V1 में हम लिखना चाहे EM का मान V1 में रखने पर, तो V1 बराबर था EMI इंटू T। तो EM का मान यहाँ पर लिख दिए हैं, तो EM का मान है सिग्मा बट्टा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू T। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5। अच्छा, अब यहाँ पर V2 का मान हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे? अब जैसे यहाँ पर V1 का मान हम लोग लिखे थे, तो V2 का मान लिखना चाहें तो V2 हमारा क्या था, खाली जगह का, जो हमारा खाली जगह था दोनों तरफ, बीच में हमारा स्लैब था और दोनों तरफ जो खाली जगह था, खाली जगह का हमारा विभव था। तो अब खाली जगह में हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान माने थे E, यहाँ पर मान लिए थे EM, खाली जगह मान लिए थे E। अब खाली जगह का जो दूरी है, खाली जगह का दूरी कितना है, आपको हम फिगर में लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो खाली जगह है इसका विभव हम लोग मान लिए थे V2। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र को हम लोग मान लिए थे E। यहाँ पे हम लोग पहले लिखे हुए हैं, दोनों प्लेट के बीच खाली जगह कितना है, D माइनस टी। टोटल D है, D में से T को घटा देंगे तो हमको खाली जगह मिल जाएगा। तो खाली जगह है हमारा D माइनस टी, और D माइनस टी में वैद्युत क्षेत्र का मान है E। बस हमको इसी बात को ध्यान में रखना है कि खाली जगह कितना है, तो D माइनस टी है, और वैद्युत क्षेत्र का मान उसमें क्या लिए हैं हम लोग, E मान लिए हैं। तो अब चलिए फिर से वहीं पर, तो हम लोग अगर यहाँ पर देखें V1 के बगल में, तो V1 के बदले हमारे पास V2 है, और EM के बदले है हमारे पास E, और T के बदले है मोटाई है हमारे पास D माइनस टी। बस यहीं से काम आपका बन जाएगा, मतलब V2 इक्वल टू E इंटू D माइनस टी। अब दो प्लेट के कारण, इस बात को उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो एक बार फिर से यहाँ से देखिए आप। अगर आपको V2 का मान लिखना है तो V1 के बदले आपके पास क्या है, V2 है। तो EM के बदले आपके पास क्या है, EM के बदले आपके पास E है, और T के बदले आपके पास क्या है, T के बदले आपके पास है मोटाई D और माइनस T। D में से T को घटा देंगे तो आपको खाली जगह का मोटाई मिल जाएगा। बस सिंपल है, V2 इक्वल टू E इंटू D माइनस टी। या फिर यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि V1 बराबर है तो V2 बराबर है, यहाँ पर हमारा EM का वैल्यू है तो EM के बदले हमारे पास E है, और T है तो T के बदले हमारे पास है D माइनस टी। अब ये वहाँ पे जैसे हम लोग EM का वैल्यू निकाले थे सिग्मा बट्टा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह यहाँ E का कुछ मान होना चाहिए खाली जगह में। तो आप पहले से जान रहे हैं, पहले से आप पढ़े हुए हैं कि दो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, अगर दोनों पर हमारा बराबर और विपरीत आवेश हो तो दोनों प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा,
वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप पढ़े हुए हैं, यही बात आप पढ़े हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। इसका आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि दो प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ई होता है। दोनों प्लेट के बीच में जब हमको निकालो, दोनों प्लेट के बीच में खाली जगह है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब ई का मान हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ई के बदले हम लोग रख दिए हैं सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी। नहीं, तो V2 का मान हमारा इतना हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 6 मान लिया। अब इक्वेशन 5 और 6 का मान हम लोग इक्वेशन 4 में रखेंगे। इक्वेशन 4 हमारा क्या था, इक्वेशन 4 हमारा था V बराबर V1 प्लस V2, मतलब कुल विभव बराबर था हमारा परावैद्युत वाला विभव प्लस खाली स्थान का विभव। दोनों विभव को जोड़ देंगे तो हमको कुल विभव का मान मिल जाएगा। तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले जो हम लोग निकाले हैं V2 का मान, V1 का मान निकाले हैं सिग्मा बट्टा के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, या V2 का मान निकाले हैं सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। दोनों को लिख दीजिए। तो हमारा V2 का मान है, सिग्मा को टी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सिग्मा टी या बट्टा के एप्सिलॉन नॉट, बस वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं सिग्मा इंटू टी या बट्टा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और V2 के मान को यहाँ पर लिखते हैं, V2 का मान है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, मतलब सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, इसमें बचेगा टी बट्टा के बचेगा, इसमें बचेगा टी या बट्टा के। तो टी बट्टा के को इधर निकाल दीजिए, इसमें बचेगा डी माइनस टी। तो डी माइनस टी को इधर लिख दीजिए, बीच में प्लस है तो बीच में हम लोग प्लस लिख दिए हैं। बस आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा V का वैल्यू। ठीक, अब आगे, अच्छा V का वैल्यू तो यहाँ पर छोड़ना ही है। अब हमको लिखना है कि समीकरण 3 में V का मान रखने पर, मतलब मेन मकसद हमारा क्या है, धारिता का मान ज्ञात करना। C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q बट्टा V। तो C इक्वल टू, समीकरण 3 है हमारा, C इक्वल टू Q बट्टा V। तो Q का मान हमारा निकाले थे हम लोग सिग्मा इंटू ए, मतलब सिग्मा इक्वल टू था Q बाई ए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो Q के बदले हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो सिग्मा इंटू ए या बट्टा V का मान है इतना। तो V का जो मान है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर डाल दिए कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी को पहले लिख दिए हैं, प्लस टी बटा के। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिग्मा को सिग्मा से कटा सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा को कटाने के बाद जो एप्सिलॉन नॉट है ये चला जाएगा ऊपर और ऐसे गुना हो जाएगा, मतलब ऐसे घूम के चला जाएगा ऊपर और गुना हो जाएगा। तो हमको फाइनली मिलेगा C इक्वल टू ए गुना एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी माइनस टी प्लस टी बट्टा के। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा धारिता का मान, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपका मन है कि 2 टी है तो दोनों टी में से एक टी को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आप बिल्कुल ले सकते हैं। कॉमन आप लेंगे तो क्या होगा, डी माइनस टी को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर टी चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर तो है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए हमको बीच में माइनस लेना पड़ेगा। कहे कि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट में ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ रहा है। यहाँ पर टी कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, 1/k। तो यही हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस यानी धारिता का आंसर, जो 5 नंबर में कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये भी 5 नंबर का आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। फिर आप अगर नेक्स्ट पेज में चले तो थोड़ा सा एक स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लीजिए, विशेष परिस्थिति मान लीजिए कि अगर T बराबर D है, मतलब जो हमारा 2 प्लेट ले रहे हैं, ये दोनों प्लेट से एकदम सटा हुआ है हमारा पारावैद्युत, इस तरह से, मतलब गैप है ही नहीं। मतलब जो दोनों के बीच का D है, ये D बराबर है T के, मतलब T और D दोनों बराबर है। तो बस T के जगह पर D का मान रख दीजिए। फॉर्मूला है हमारा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टा T माइनस D। तो यहाँ पर हम लोग T के बदले D का मान रख देंगे तो हो जाएगा D माइनस D। यहाँ पर T बट्टा K था, यहाँ भी D लिख दीजिए। तो यहाँ पर एगो D से एगो D हमारा कट जाएगा, अब बचेगा क्या, D बट्टा K। K घूम के ऊपर जाकर इसमें गुना हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, C इक्वल टू K हम लोग ऊपर ले गए हैं तो K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टा D। ये आपके ऑब्जेक्टिव में, ये जो बात है आपके ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है। क्या पूछेगा कि अगर आपके पास 2 समांतर प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच जो हमारा
पारावैद्युत रखा हुआ है, इस पारावैद्युत और इस प्लेट के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं है, तो इस स्थिति में हमारा धारिता का मान क्या होगा? तो धारिता का मान हो जाएगा K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। और यही मान किसका होता है? जो आप पहले पढ़े हुए हैं कि दो समांतर प्लेट के बीच धारिता का मान C बराबर होता है K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। नहीं, तो यही था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आप तीनों का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। मैं पिक्चर छोटा कर देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। फिर अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर एक बैटरी खुद से जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर एक बैटरी जो है खुद से आप यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दीजिएगा, है ना। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ था, इसमें कुछ पुराने बात को आप ध्यान में रखेंगे तो काम आपका धनाधन चलेगा। मेन है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिगर में जो भी दिया हुआ है इस फिगर को आप पहले अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको मेन याद रखना है कि हमको कैपेसिटेंस धारिता का मान ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला। और धारिता मतलब इसमें Q का मान आप पहले से जान रहे हैं, निकाल के यहाँ पर डाल देंगे। अब इसमें आपको V1 और V2 का मान निकालना है। V1 है हमारा इसका जो हमारा प्लेट है, पारावैद्युत वाला प्लेट, उसका हमारा विभव, और V2 है हमारा खाली स्थान वाले का विभव। दोनों का मान निकाल के V1 प्लस V2 करके जोड़ दीजिएगा, V आ जाएगा। V का मान इसमें यहाँ रखिएगा, C इक्वल टू Q बाई V का कर दीजिएगा। बस काट कुट करने पर आपके पास C का आंसर आ जाएगा फटाक से। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल है, आप चाहे तो इसको आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस करके आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।